हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन बेटे, एक एक करके। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द स्टेट फंक्शन। इनमें से कौन ऐसे हैं जो कि स्टेट फंक्शन नहीं। तो बेटे इसका मतलब है कि पाथ फंक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो दो चीजें हैं आपके पास, एक का नाम है पाथ फंक्शन क्वांटिटीज और एक का नाम है स्टेट फंक्शन क्वांटिटीज। स्टेट फंक्शन मतलब वो क्वांटिटी जो सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं। इसके लिए मैंने आपको एक गाना याद कराया था, PVT HEGS, याद है या नहीं? ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन के लिए मैंने क्या कहा था? Q and W, these are path function. Normally these are path function, अगर कोई स्पेशलिटी न डाली जाए तो यहाँ तो कोई स्पेशलिटी कह नहीं रहा कि किस तरीके के प्रोसेस की बात कर रहा है, तो नॉर्मली पूछ रहा। तो पहला है Q प्लस W, यहां कंफ्यूजन हो सकता है आपको बेटे। डेल्टा E इज इक्वल टू होता है Q प्लस W, और E जो है वो क्या है? स्टेट फंक्शन। इसलिए पहला जो है स्टेट फंक्शन है। वो कह रहा है विच आर नॉट द स्टेट फंक्शन, इनमें से कौन स्टेट फंक्शन नहीं है? Q एंड W। तो Q सेकंड वाला है और W थर्ड वाला। अच्छा, फोर्थ वाला क्या है? H माइनस टी एस डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, मतलब G। तो इसका मतलब हो गया ये G है, ये E है, ये दोनों स्टेट फंक्शन है। Q और W ये दोनों पाथ फंक्शन है, और योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन एक बार पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन इज। एडियाबेटिक कंडीशन के लिए Q बराबर 0, ये एडियाबेटिक कंडीशन। एडियाबेटिक कंडीशन Q बराबर 0। कह रहा है फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन के लिए P एक्सटर्नल की वैल्यू 0, तो इसका मतलब W की वैल्यू 0। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए। अब आपके पास कह रहा है डेल्टा T। बेटा डेल्टा E इज इक्वल टू होता है Q प्लस W। Q 0 है, W 0 है, तो डेल्टा E की वैल्यू 0 है। अच्छा, डेल्टा E क्या होता है? डेल्टा E बराबर होता है NCV डेल्टा T। तो अगर डेल्टा E 0 है तो डेल्टा T की वैल्यू भी क्या है? 0। तो हमारे पास क्या आ गया? Q बराबर 0, डेल्टा T बराबर 0, डेल्टा E बराबर 0 और W बराबर 0। ये इक्वेशंस आ गई आपके पास। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर। योग्यता बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन ए वेल इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 atm। मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 2.5 atm। ठीक, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, इस बात को ध्यान रखें। गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड और वेल इंसुलेटेड कंटेनर है। ठीक है, वेल इंसुलेटेड का क्या मतलब हो गया? Q बराबर 0। न तो हीट अंदर आ पा रही है, न बाहर जा पा रही है। एक्सपेंशन हो रहा है, 2.5 लीटर फाइनल वॉल्यूम हो जाती है 4.5 लीटर। मतलब इनिशियल वॉल्यूम है 2.5 लीटर और फाइनल वॉल्यूम मतलब डेल्टा V 2 है 2 लीटर।
irreversible process, W is equal to minus P external into delta V, that is equal to minus 2 or 2.5 minus 5 liter atmosphere. ठीक है, 1 liter atmosphere is equal to 101.3 जूल। ये याद रखिए, वर्क की सबसे बड़ी यूनिट लीटर एटमॉस्फेयर ही। चलिए, तो वर्क की जूल में वैल्यू क्या हो जाएगी, -5 इंटू 101.3 जूल, 506 माइनस 506.5 जूल। बिल्कुल सही है बेटे, योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस में कोई भी गड़बड़ी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द रिएक्शन C3H8 गैस, ये रिएक्शन plus 5O2 give 3CO2 gas plus 4H2O liquid at constant temperature, delta E minus delta H minus delta E। अच्छा, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। गैसेस के लिए केमिकल इक्वेशन के लिए P डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाती है, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT। डेल्टा Ng क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो निकाल लीजिए बेटे, डेल्टा H माइनस डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा Ng। डेल्टा Ng कितना आ रहा है, 3 मोल गैस यहाँ है और 5 और 1 6 मोल गैस यहाँ, तो हो गया 3 माइनस 6 बराबर -3, ये हो गया डेल्टा N। तो हमारे पास डेल्टा Ng आ गया -3, तो दैट इज इक्वल टू -3 इंटू RT। कैलकुलेट करना नहीं है, RT के फॉर्म में दी गई है। द करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर बी। वेरी गुड अंकित शर्मा, कोमल शर्मा, आप सभी के आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हेन 1 मोल ऑफ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 298 केल्विन टू 300 केल्विन, टेम्परेचर में 2 डिग्री इंक्रीज हो गया। ठीक है, हीट सप्लाइड टू द गैस इज 500 जूल, मतलब Q बराबर प्लस 500, ये बात ध्यान रखिएगा, हीट सप्लाई की गई है गैस। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब W बराबर माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो W बराबर 0। ये बात हमारे पास आ गई, Q बराबर 500 जूल। ठीक है, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डेल्टा E बराबर Q, दैट इज इक्वल टू 500, तो डेल्टा E बराबर भी आ गई 500 जूल। योर आंसर विल बी आंसर नंबर बी। अन्नू, पलक, अमन, सारन, इसने भी सही आंसर दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डेल्टा H वेपोराइजेशन H नॉट कर दीजिए, बराबर दिया गया है 40.66 किलो जूल। ठीक है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज, ये H दिया गया, आपको निकालना है डेल्टा E वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, स्टैंडर्ड में निकालना, ये निकालना। फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू E प्लस PV, फॉर्मूला चेंज कर लेते हैं, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT, ये फॉर्मूला कर लेते हैं हम। डेल्टा H वेपोराइजेशन नॉट लगा लो बेटा,
डेल्टा एच नॉट दिया गया 40.66, वो किलो जूल में ही पूछ रहा है तो चेंज करने की जरूरत नहीं। डेल्टा ई हमको निकालना है, प्लस डेल्टा एन जी, H2O लिक्विड से H2O गैस में बना है, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहा है तो ठीक है, ये तो 1 हो गई। आर की वैल्यू किलो जूल पर मोल में 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल इंटू टी, टी कितना है बेटा 370, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये करीबन 3 पॉइंट कुछ के आस 3.3 के आसपास आ जाएगा। और डेल्टा ई नॉट दैट विल बी इक्वल टू 40 में से 3.2 3.1 के आसपास घटा दो तो दैट इज इक्वल टू लगभग आपकी वैल्यू आ जाएगी प्लस 37.56। ये 3 के आसपास आ जाएगा बेटे, 8.314 इंटू 373 मल्टीप्लाई करके देख लो, ये करीबन 3 के आसपास आ जाएगा, या माइनस करो तो 3.1 3.2 के आसपास आ जाएगा। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस 37.56। तो व्हाट इज योर करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन। अब 2-3 बातें समझो, ये थर्मोकेमिस्ट्री है, इसमें अगर आपको डेफिनेशंस याद है तो ही आप कर पाए। डेल्टा एच रिएक्शन कहते हैं किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो निकलने वाली एनर्जी है उसे कहें। बस नॉट लगा गया तो स्टैंडर्ड स्टेट ध्यान रखें, लेकिन जो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन है तो स्टैंडर्ड स्टेट तो इसमें भी रहेंगी, लेकिन यहां पर 1 मोल के लिए अप्लाई। दूसरी बात तो पहली बात तो ये अप्लाई होगा 1 मोल बन रहा है यानी, ठीक है। दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये है कि अपनी स्टैंडर्ड स्टेट होनी चाहिए रिएक्टेंट्स की, जो रिएक्टेंट इसको बना रहा है। तो बेटा ध्यान से देखो, 1 मोल तो पहला वाला भी बन रहा है N2O3, ये भी 1 मोल बन रहा है, तो क्या ये डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन है? नहीं, ये डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो O3 है ये ऑक्सीजन का प्योर स्टेट नहीं है, ऑक्सीजन का थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेट, स्टेबल स्टेट नहीं। अच्छा, इसमें ये तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये इस रिएक्शन में जो है फॉर्मेशन की बात नहीं कर सकते। CH2Cl2 भी बन रहा है और 2 मोल HCl बन रहा है, तो ये डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन नहीं। अच्छा, तीसरी वाली बात करते हैं, जेनॉन कैसी फॉर्म में पाया जाता है? स्टेबल स्टेट है, बिल्कुल सही। फ्लोरीन स्टेबल स्टेट है, सही, ये भी स्टेट। और HCF4 1 मोल बन रहा है, जी हाँ, ये 1 मोल 1 मोल की फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ जो एनर्जी निकलेगी उसे डेल्टा एच नॉट एफ, ये बिल्कुल सही है कि यही डेल्टा एच नॉट एफ डेल्टा एच नॉट आर भी होगी। समझ में आता है, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस्ड है, लेकिन तो वो पूछ भी तो यही रहा है, डेल्टा एच नॉट रिएक्शन डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन के बराबर होगी। समझ में आता है? प्योर स्टेट पे तो प्योर स्टेट से बन रही है भैया इसकी Xe+2F2 gives XeO4। तो व्हाट इज योर करेक्ट ऑप्शन? योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। डी वाला नहीं हो सकता, यहां पर आपके पास 2 मोल बन। ध्यान दीजिएगा, लिखा है द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज -393.5 किलो जूल पर मोल। हीट ऑफ कंबशन डेल्टा एच सी दिया गया है -393.5 किलो जूल पर मोल, इतना दिया, ठीक। द हीट रिलीज्ड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से कितनी हीट रिलीज हो रही है?
-393.5 इतनी रिलीज हो रही किलो जूल। तो हमारा आंसर भी किलो जूल में, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो निकाल लो बेटा, 35.2 ग्राम अगर हो तो कितनी हीट रिलीज होगी। इससे थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि 35.5 का ही अंतर है। तो मेरे हिसाब से 315 के आसपास आ जानी चाहिए वैल्यू, थोड़ी सी कम हो जाएगी। नहीं, ये 44 है और ये 35 है, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। -393.5 बाई 44 इंटू 35. अब ये थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा इससे कम कर लो बेटा, और थोड़े से कम में आसानी से आंसर दिखाई दे रहा है 315। बस इसमें यही ध्यान रखना कि आप कोई भी जो है साइन गलत मत कराना। अगर साइन आपने गलत कर दिया तो इसका एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए भी, +315 हीट इज रिलीज। सिस्टम अगर एनर्जी रिलीज कर रहा है तो दैट विल ऑलवेज बी इन हीट। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, यस प्रवीण सैनी, कोमल शर्मा, आंसर आपके सही। ऊपर अंकित ने भी सही आंसर दिया है, कोमल ने भी, प्रवीण ने भी, केतन ने भी सही आंसर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 इस चीज को समझिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन ऑफ द गैस। इस क्वेश्चन को काफी सारे बच्चों ने उस साल गलत कर दिया था, क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक बात छाई हुई है डेल्टा जी के बारे में कि भाई फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बच्चे जानते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ठीक। तो उन्होंने कर क्या दिया कि डेल्टा एच को नेगेटिव कर दिया और कह दिया डेल्टा एस पॉजिटिव होगा और डेल्टा एच नेगेटिव होगा, तो डेल्टा जी अपने आप नेगेटिव होता है। भाई ये बात बिल्कुल सही है कि अगर किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाए और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। 100% स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, बिल्कुल सही बात, इसमें कहीं कोई मैं गलती नहीं मानता। लेकिन वो किसी प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि ऑलवेज स्पॉन्टेनियस कब होगी। ये क्वेश्चन बहुत पहले आया था एक बार कि किस केस में ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगी। तो जरा ध्यान से देखिए, वो जिस प्रोसेस की बात कर रहा है उसका नाम है एडजॉर्प्शन। मैं कहूंगा थोड़ी सी सरफेस केमिस्ट्री की नॉलेज उसने आपसे पूछी। तो एडजॉर्प्शन होता क्या है, किसी भी सरफेस पर बहुत सारे पार्टिकल बाहर घूम रहे हैं और ये बाहर घूमने वाले बहुत सारे पार्टिकल जाके इस सरफेस पर अटैच हो, जाके इस सरफेस पर जाके इकट्ठा हो। तो इकट्ठा होने को ही तो एडजॉर्प्शन कह रहे। तो यहां पर एंट्रोपी ज्यादा थी, यहां एंट्रोपी कम है क्योंकि जाके इकट्ठा हो गए। तो सीधी सीधी बात है कि डेल्टा एस की वैल्यू तो नेगेटिव हो, मामला खत्म। समझ बात आ गई नहीं? एडजॉर्प्शन, तो डेल्टा एस की वैल्यू तो नेगेटिव। अब फॉर्मूला है हमारा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो फॉर्मूला चेंज होगी, वैल्यू हो गई डेल्टा जी इज इक्वल टू, इसको मैं डेल्टा एच को मैं मॉड में लिख के दे रहा हूं या ब्रैकेट में लिख के दे रहा हूं क्योंकि इसके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, प्लस टी डेल्टा एस। अब अगर आप ये चाहते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए तो डेल्टा जी टू बी नेगेटिव, इस कंडीशन में डेल्टा एच मस्ट बी हाईली नेगेटिव। एक ही तरीका है कि डेल्टा एच की वैल्यू हाईली नेगेटिव हो जाए। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन ऑफ द गैस। डेल्टा एस इज नेगेटिव, बिल्कुल सही है, एंड देयरफॉर डेल्टा एच शुड बी
हाईली पॉजिटिव, ये बात गलत। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो गई तो इस रिएक्शन को नीचे वाली को देखिए तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगी। तो प्रवीण सैनी ध्यान दीजिए इस बात। चलिए क्या कहना चाहता है, डेल्टा एस इज निगेटिव, हाँ डेल्टा एस निगेटिव है, देयरफॉर इसलिए डेल्टा एच शुड बी हाईली निगेटिव। ये ध्यान रखना, डेल्टा एस पहले से ही निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब एक ही तरीका है डेल्टा जी को निगेटिव करने का, क्या तरीका है कि डेल्टा एच की वैल्यू हाईली निगेटिव कर दो तो दोनों का जो रिजल्ट आए वो डेल्टा जी निगेटिव हो जाए। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। सी और डी बिल्कुल गलत है क्योंकि वो डेल्टा एस पॉजिटिव बता रहे हैं। अगर कहीं पर भी एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो एड्सॉर्प्शन के केस में कभी भी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकती। डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी डीसॉर्प्शन के केस में। ध्यान रखना, एक बार जो है ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आया हुआ है, अकल्सन। तो अकल्सन क्या चीज होती है, अकल्सन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। हाँ केतन, क्लास में मैंने इसको समझाया था। जो है अकल्सन भी जो है एक एड्सॉर्प्शन है। वो क्या होता है, एक मेटल के सरफेस पर गैस मॉलिक्यूल जो जाके एड्सॉर्ब हो जाते हैं उसी को अकल्सन कहते हैं। इस तरीके से भी एक बार आया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे। इन विच केसेस द एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव, किस केस में एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो जाएगा। एंट्रोपी चेंज नेगेटिव, एंट्रोपी होती क्या है, एंट्रोपी डिग्री ऑफ रैंडमनेस को, स्पेलिंग गलत हो गई, सही है बेटा, डिग्री ऑफ रैंडमनेस को कह रहा है, रैंडमनेस डिक्रीज कर जाए, डिसऑर्डरनेस डिक्रीज कर जाए, बिखराव। जरा यहां देखिए पहले वाले, हाइड्रोजन एटम, 2H का मतलब क्या है, ये एटम, और H2 का मतलब क्या है, ये मॉलिक्यूल। तो एटम तो ऐसे ऐसे बिखरे हुए होंगे, और जब ये मॉलिक्यूल बनाएंगे तो दो एटम मिलकर ज्वाइन हो जाएंगे इस तरीके से। तो ऑब्वियसली है कि एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आंसर नंबर 1 सही। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, पानी पहले लिक्विड स्टेट में था, तो अगर डेल्टा एस की वैल्यू देखें तो सॉलिड के लिए सबसे कम, फिर लिक्विड के लिए और गैस के लिए सबसे ज्यादा होती। यहां पर एक बात बताना चाहूंगा, एक क्वेश्चन है कि एग को आपने हीट करके बॉइल्ड एग में कन्वर्ट किया, बॉइल्ड, ठीक है, बॉइल किया, अब डेल्टा एस क्या होगा। अधिकतर बच्चों ये सोचते हैं कि जब एग लिक्विड स्टेट में था तो ये लिक्विड थी और ये यहाँ सॉलिड हो गई, तो डेल्टा एस लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो डेल्टा एस डिक्रीज करेगी। ये बात गलत है, क्योंकि यहां पर कोई फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। हाँ सही कह रहे हो बेटा, इस केस में डेल्टा एस इंक्रीज करती है, लेकिन ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये जो कुछ बच्चे मुझसे बता रहे हैं कि सर इट इज एक्सेप्शन, नहीं, ये कोई एक्सेप्शन नहीं। ये मैं बच्चों को बताता हूँ बेटे, ये आपके बायोमोलिक्यूल में हम लोग पढ़ाते हैं जिसका नाम है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण, विकृतीकरण। प्रोटीन अपने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स, ग्लोबुलर प्रोटीन चेंजेस इनटू फाइब्रस प्रोटीन आपने पढ़ा होगा, बायो में भी आपने पढ़ा होगा। तो जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। तो इस केस में जो प्रोसेस हो रहा है वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इस केस में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन
head of protein. Expansion of gas at constant temperature, बिल्कुल सही है. Sublimation of solid to gas, भैया सॉलिड से कोई चीज गैस में बनेगी तो आइस को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करा लो, सब्लिमेशन करा लो, इंक्रीज करेगी. तो कहां पर एंट्रोपी डिक्रीज करेगी? जब एटम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट. वेरी गुड, सभी बच्चों सही है. तो बॉइल्ड एग के केस में एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, ध्यान रखिए. If the enthalpy change for the transition of liquid water to steam is 30 kilojoule per mole, वाटर बेटा लिक्विड से वाटर गैस में कन्वर्ट हो रहा और इसके लिए इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच दिया गया है 30 किलोजूल पर मोल, ठीक. और टेम्परेचर दिया गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड. द एंट्रोपी चेंज फॉर द प्रोसेस इज, एंट्रोपी चेंज की वैल्यू डेल्टा एस Q रिवर्सिबल बाई T, तो दैट इज इक्वल टू डेल्टा H. तो डेल्टा H हो गया हमारा 30 किलोजूल, किलोजूल का मतलब 1000 बाई T 27, तो 300. कितना हो गया भैया हमारा? 100 जूल पर मोल पर कैन, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर. डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, इजी सा क्वेश्चन. हाँ, निकिता, विकास, सबने ये क्वेश्चन सही निकाला है आप लोगों ने बेटे. क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर बताएगा क्या कोई मुझे? ये क्वेश्चन भी अधिकतर बच्चे गलत कराए थे. कह रहा है सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. ध्यान दीजिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, या डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल. वेरी गुड अभिव्यक्ति, सही है. यहां पर बच्चों ने जानते हो क्या आंसर किया था? आंसर अधिकतर बच्चों ने सी लिखा था, ये गलत है भैया. ये जो ई सेल है ये ईएमएफ ऑफ द सेल, ई रिडक्शन नहीं है या ई नॉट रिडक्शन नहीं है, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ है. मैं मानता हूं कि अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा. ध्यान दीजिएगा, यहां पर ई नॉट सेल नहीं कह रहा, ये कह रहा है ई नॉट रिडक्शन. अरे इससे क्या लेना देना? ई नॉट रिडक्शन तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का होता है, हम तो ई नॉट सेल की बात कर रहे हैं. और ई नॉट सेल होता क्या है? ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एन. तो हम इस वैल्यू को देखना चाहते हैं या इस वैल्यू को? अरे भैया हम ई नॉट सेल को देखना चाहते हैं, तो ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव. ई नॉट सेल वाला ऑप्शन कोई भी नहीं. तो दूसरा ऑप्शन क्या है? डेल्टा जी नॉट. डेल्टा जी नॉट क्या होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर. बहुत सारे बच्चे ई सेल को ई नॉट रिडक्शन लिखाए थे, दैट इज रॉन्ग. ध्यान रखिएगा क्या वर्ड यूज कर रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंट्रोपी. बच्चे ये क्वेश्चन उसने बड़ी चालाकी से पूछा है, लेकिन दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहती है फॉर ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो द एंट्रोपी बिकम्स जीरो. फॉर ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, सबसे पहली बात तो दो तरीके के सब्सटेंस होते हैं, एक एमोर्फस और एक क्रिस्टलाइन. वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन की बात करते हैं. और एब्सोल्यूट जीरो
-273 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं। इस केस पर हम ये मान लेते हैं कि सबकी एंट्रोपी 0, मतलब परफेक्टली क्रिस्टलाइन होना चाहिए। तो ये जो है थर्ड पॉइंट जो लिखा है वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिखा है, ध्यान से देखिए। At absolute zero temperature, entropy of a perfectly crystalline substance is taken to be zero. अच्छा, जरा पहला पॉइंट लीजिए। At absolute zero temperature, the entropy of all crystalline substances taken to be zero. नहीं, ये थर्ड लॉ नहीं। थर्ड लॉ कहता है परफेक्टली क्रिस्टलाइन, हर क्रिस्टलाइन के लिए नहीं, सिर्फ परफेक्टली क्रिस्टलाइन के। चौथा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिए। एब्सोल्यूट जीरो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो व्हाट इज योर करेक्ट ऑप्शन? योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। At absolute zero temperature, entropy of a perfectly crystalline substance is taken to be zero. It is third law of thermodynamics. 14. Standard enthalpy and standard entropy changes for the oxidation of ammonia. Standard enthalpy delta H naught की वैल्यू -382.6 किलो जूल और इंट्रोपी डेल्टा एस नॉट की वैल्यू -0.1456 किलो जूल। जूल था, उसको मैंने किलो जूल कन्वर्ट कर लिया, ये गलती मत करना, बस आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। फॉर द सेम रिएक्शन एट 298 केल्विन। तो आइए, तो डेल्टा जी निकलवाया गया, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा, निकाल लो भैया। डेल्टा एच नॉट है -382.6 माइनस, अब इधर भी माइनस तो प्लस कर लो इसको, ये हो जाएगा 298 इंटू 0.145। सॉल्व कर लीजिए, लगभग बी आंसर आ जाएगा आपका 393.3 के आसपास किलो जूल। बस ये ध्यान रखिएगा, ये जूल में दिया गया है और ये किलो जूल में दिया गया है, यही एक डिफरेंस है और कुछ नहीं। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ टू मोनोएटॉमिक गैसेस। मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए Cp/Cv की वैल्यू 1.66 होती है। क्यों? Cp की वैल्यू होती है 5/2, Cv की वैल्यू होती है 3/2, तो Cp/Cv की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/, और 5/3 होती है 1.666, जिसको लिख सकते हैं 1.6। ये मैंने आपके आज कुछ थर्मोडायनामिक्स क्वेश्चंस डिस्कस किए। आप लोग घर पर बैठे हैं बेटे, मेहनत कीजिए, लगाइए, और रेगुलर मैं आपके पास आ रहा हूँ एक एक चैप्टर लेके, रोज एक चैप्टर लगाइए। और मैं कह रहा हूँ अगर आप लगातार मेहनत करते रहे तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बाय गोपाल शर्मा। कॉन्सेप्ट्स